हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस किए थे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बारे में, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी कर्व पे, तो वो हमने सीखा था। अब उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, वो सब हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इन टुडेज सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज फॉर दी सेशन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया ये सवाल। कंसिडर द फंक्शन fx एज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जहां पे x से किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। A normal to y is equal to fx at x is equal to π/6 also passes through the point। नॉर्मल लिखना है हमें इस कर्व पे at x is equal to π/6। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बट यहां पे क्या है ना कि सबसे पहले अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कर्व को सिंप्लीफाई कर दो, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना तो हमें आता है। ठीक है, तो पहले अपने कर्व को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चा लोग। सिंप्लीफाई कैसे किया जाए कि देखो, 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स को cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे सर? देखो बच्चा लोग, 1 को हम लोग लिख देंगे, 1 को लिख देंगे यार क्या, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ये तो लिख दिया 1 को। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। एंड साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करके लिख दिया 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ऐसा लिख दिया। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट मिल रहा है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो वैसे ही इसी के सिमिलर एक आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस साइन एक्स को, 1 माइनस साइन एक्स को कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट। ओके, तो वो अपन लिख रहे हैं यहां पे। तो फंक्शन fx मिल जाएगा, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को लिख दिया cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर, है ना, cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस साइन एक्स है, इसको हमने लिख दिया cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है बच्चा लोग ये, है ना, क्लियर है। अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स था न्यूमरेटर में, उसको cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर लिखा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स था, उसको cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर लिख दिया। तो अंडर रूट ऑफ अपन स्क्वायर, है ना, किसी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, जैसे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर होता है मॉड्यूलस ऑफ टी। अंडर रूट के बाहर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, इसके स्क्वायर जो है अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, मॉड्यूलस आएगा इसका। तो tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ये बनेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 माइनस साइन x/2, ऐसा बन जाएगा। tan इनवर्स में ये लिखा है, दिस इज आवर फंक्शन करंटली। ठीक है, ये मॉड्यूलस किस तरीके से ओपन होना चाहिए, पॉजिटिव से होगा या नेगेटिव से होगा, वो डिपेंड करता है कि मॉड्यूलस के अंदर की चीजें कैसी है। अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव चीजें हैं तो मॉड्यूलस एज इट इज ओपन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। अगर मॉड्यूलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है अगर वो नेगेटिव है तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, पता है अपने को इतनी बात है। तो मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन कैसा है बच्चा लोग, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो x/2 जो होगा, x/2 विल बिलोंग टू 0 टू π/4, राइट। अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो x/2 0 से π/4 के बीच में है, तो ये जो एंगल है वो 0 से π/4 के बीच का एंगल है। तो 0 से π/4 में अपन देख सकते हैं कि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि cos पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। एज वेल एज डिनोमिनेटर को भी देखोगे ना, तो 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा होता है साइन से।
0 से पाई बाय 4 में कॉस बड़ा होता है साइन से, तो डिनोमिनेटर भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो मॉड्यूलस ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। ठीक है, तो मॉड्यूलस को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर दिया है ना। ओके बच्चा लोग, क्लियर है। पॉजिटिव साइन के साथ अपन ने मॉड्यूलस को ओपन कर दिया। अब न्यूमरेटर से cos x बाई 2, डिनोमिनेटर से cos x बाई 2 कॉमन लोगे तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, cos x बाई 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से। तो यहां पे देखो 1 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 दैट इज tan ऑफ x बाई 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x बाई 2 बन जाएगा। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर फंक्शन fx। ये हमारे पास फंक्शन आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, राइट। इसको अपन लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, है ना। तो फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, राइट बच्चा लोग। देखो 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, 1 को हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो ये बैठा है tan पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई 2 विच इज tan ऑफ पाई बाई 4 एक्स प्लस एक्स बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ दिस थिंग, तो ये चीज एज इट इज बाहर आ जाएगी, तो अपने पास फंक्शन मिल जाएगा। देखो क्योंकि x बाई 2 जो है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो tan इनवर्स के ये जो एंगल हुआ ये पाई बाई 2 से छोटा एंगल है, राइट। पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अभी पाई बाई 2 से छोटा एंगल है, तो एज इट इज ये बाहर आ गया। अदरवाइज अपन tan इनवर्स tan x के ग्राफ को कंसल्ट करते अगर इस इंटरवल में ये एंगल नहीं होता तो। ओके, तो ये एज इट इज बाहर आ गया, अपने पास फंक्शन fx मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब फंक्शन बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर फंक्शन मिल रहा है, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें नॉर्मल लिखना है। जब x की वैल्यू पाई बाई 6 हो तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो जब x पाई बाई 6 होगा तो y क्या होगा बच्चा लोग, है ना। तो ये देखो क्या है, बेसिकली y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये इक्वेशन है। तो x की वैल्यू पाई बाई 6 रखो तो y की वैल्यू देखो, पॉइंट मिल जाएगा अपने पास, पॉइंट इज पाई बाई 6 कॉमा, ठीक है। जब x को पाई बाई 6 रखा तो ये बन रहा है पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12, राइट, है ना। y की वैल्यू हो जाएगी यहां से पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12, है ना। x की जगह पाई बाई 6 रखते 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 3 पाई, है ना, प्लस पाई विच इज 4 पाई अपॉन 12, 4 पाई अपॉन 12 विच इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो y की वैल्यू यहां पे पाई बाई 3 मिल रही है। तो पॉइंट मिल गया सबसे पहले कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है वो वाला पॉइंट अपने को सबसे पहले पता चल गया कि वी वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस पॉइंट पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 3। इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट की जरूरत है, दूसरी इसकी स्लोप की जरूरत है। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/2, है ना बच्चा लोग। देखो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो तो 1/2 है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स का कोफिशियंट देखो, x का कोफिशियंट 1/2 है, तो इस लाइन की स्लोप 1/2 है, तो इसके जो नॉर्मल की स्लोप होगी, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -2। नॉर्मल की स्लोप -2 हो जाएगी। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is going to be y minus y1 is equal to y minus y1, y coordinate of the point is pi by 3 is equal to m times x minus x1, m is -2, slope is -2 into x minus the x coordinate of this point is pi by 6। तो ये हमारे सामने आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। अब पूछा गया है कि नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, सो जस्ट वी नीड टू चेक द ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, कि विच ऑप्शन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। 0,0 तो नहीं कर रहा, राइट, y की जगह 0, x की जगह 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में -π/3, राइट हैंड साइड में +π/3 बन रहा है, तो ये तो नहीं कर रहा है।
π/6, ये भी नहीं कर रहा है, x की जगह π/6 रखोगे, ठीक है, y की जगह 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं है, ठीक है। 0,2 π/3, ओके, ये चेक कर लेते हैं यार कि y की जगह 0 रखा है ना, ठीक है, 0,2 π/3, अच्छा x की जगह 0 रख रहे हैं, y की जगह 2 π/3 रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 π/3 माइनस π/3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x की जगह पे अगर अपन 0 रखेंगे तो ये -π/6 बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड π/3 बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी π/3 बन रही है, हाँ जी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो भारी नहीं है, बहुत इजी है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो बस एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, fx इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2 या फिर y इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। सवाल बस अब इतना सा रहेगा इसके बाद में कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन हमें निकालनी है एट व्हाट पॉइंट, एट द पॉइंट π/6, π/3, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 1/2 आ रही थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप 1/2 आ रही थी बच्चा लोग, इसके ऊपर नॉर्मल की हमें इक्वेशन लिखनी है एट द पॉइंट π/6, π/3। तो नॉर्मल की स्लोप -2 हो जाएगी अगर इसकी स्लोप 1/2 है तो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है, उसके बाद में नॉर्मल की इक्वेशन हमने लिख दी, सिंपल। लेट्स मूव अहेड। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line x minus y is equal to 1 and the curve x square is equal to 2y is, ठीक है, 2021 में पूछा गया सवाल, और इस टाइप के बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ली गई टू कर्व्स के बीच में, ओके। तो ऑन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, अच्छा ये पैराबोला होगा, वैसे नहीं भी पता हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट ठीक है, चलो मैंने एक नॉर्मल ऐसे कर्व बना दिया है ना। इस कर्व की इक्वेशन है x square is equal to 2y. The shortest distance between the line, अब एक लाइन ड्रॉ कर लो रैंडम, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है इन दोनों के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगी बच्चा लोग, जब इसकी जो टेंजेंट है, बेसिकली अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइंस के बीच की ही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी बच्चा लोग, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये लाइन और ये लाइन, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चा लोग, हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है जिस टेंजेंट की स्लोप 1 हो, ठीक है। अगर मेरे पास इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाए, इस लाइन की इक्वेशन आ जाए, इस लाइन की स्लोप 1 है, तो इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल लूंगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो नियरेस्ट पॉइंट है इस कर्व का, है ना, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी बच्चा लोग। बस मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये टेंजेंट है इस कर्व पे जिसकी स्लोप 1 हो, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, या तो ये निकाल लो या फिर ये पॉइंट निकाल लो बेसिकली। अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। अब ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, एंड 2y का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो 1 है, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट मिल गया बेसिकली, इस पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, किस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 आ रहा है, राइट। इस पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज इक्वल टू 1। अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, ठीक है, x की जगह 1 रखा, y की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है, x की जगह 1 रखोगे इस इक्वेशन में, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 1/2 आ गया। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है 1, 1/2 की इस लाइन से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है ऑफ द पॉइंट 1, 1/2। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये चीजें लिखना है ना। मॉड्यूलस किसका, कि जब इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रख देते हो तो जो भी वैल्यू आती है उसका मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर।
स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने ये फॉर्मूला देखा था कि जब हमें एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती है एक लाइन से, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जब भी एक पॉइंट x1 y1 इसकी डिस्टेंस निकालनी होती है एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका क्या तरीका रहता है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, इस पॉइंट को आप इस लाइन की इक्वेशन में लिख दोगे तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस डी। वही काम मैं उस क्वेश्चन में भी करने वाला हूं कि सबसे पहले उस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में लिख दूंगा, उसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। ओके, देखें यहां पे कि 1,1/2 को जब इस लाइन की इक्वेशन में लिखोगे, x की जगह 1, y की जगह 1/2 माइनस 1 है ना, 1 को इस साइड लेके आ गया अपन इस वाले को, तो x माइनस वाई माइनस 1, तो x की जगह 1, y की जगह 1/2 रख दिया हमने, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज अगेन 1, तो न्यूमरेटर में बन रहा है मॉड्यूलस ऑफ -1/2 विच इज 1/2 एंड डिनोमिनेटर में बन रहा है √2, सो दिस इज आवर डिस्टेंस d विच इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है, 1/2√2, ये हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। ओके, तो इस तरीके से अपन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले सवालों को टैकल करते हैं। क्लियर है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी, तो वो पॉइंट है ना, बेसिकली एक टेंजेंट मैंने, ठीक है, एक टेंजेंट यहां पे बनाई है जिसकी स्लोप भी यहां पे क्या है 1, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमेशा ध्यान रखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलती है। ये जो लाइन है ना, ये देखो ये कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल मतलब ये इसके लिए भी नॉर्मल है, ये इसके लिए भी नॉर्मल है बच्चा लोग, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाइज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। वैसे ही देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सेम यही तरीका अपन अप्लाई करेंगे, 2019 में पूछा गया सवाल, एंड आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू एज अ होमवर्क। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आंसर आया है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। कई जगह जरूरत पड़ती है, कई जगह नहीं भी जरूरत पड़ती है, कई बार अपन इसके बिना भी आंसर निकाल लेते हैं, वो कैसे वो बताएंगे सवालों में। ठीक है, बट एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज बेसिकली द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, उनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही उन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल होने वाला है। तो कर्व है यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल क्या होने वाला है, तो एफ एक्स पे मैं टेंजेंट की स्लोप निकाल लूंगा, है ना, लेट्स से स्लोप इज m1, और स्लोप कैसे निकाली जाएगी, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, m1 इज बेसिकली एफ डैश x1, है ना, इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x1। वैसे ही मैं g डैश x यहां पे निकाल लूंगा बच्चा लोग, g डैश x इज टेंजेंट ऑन द कर्व gx, ये देखो ये रहा कर्व gx, इसके ऊपर ये टेंजेंट देख पा रहे हैं, ये रही टेंजेंट, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसको m2 g डैश x बोल दिया। अब m1 एंड m2 दोनों के बीच का जो एंगल होगा, अगर हमें दो लाइंस की स्लोप पता हो तो उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनके टेंजेंट्स के बीच का क्या एंगल है, वही इन दोनों कर्व्स के बीच का भी एंगल है। ठीक है, तो अगर टेंजेंट्स की स्लोप m1 एंड m2 आ रही है तो अपन फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया, यहां से एंगल थीटा निकल आएगा। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, अगर ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब इनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट, राइट। चलिए, प्रूव दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब
कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट 1,1 कि 1,1 पे ये दोनों कर्व्स जो है वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 1,1 पे दोनों की टेंजेंट्स है ना, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसका dy बाई डी एक्स आ गया बच्चा लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 इज इक्वल टू 2। तो इसको हमने m1 बोल दिया, इसको अपन ने m1 बोल दिया। वैसे यहां से m2 निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6 टाइम्स y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह अगेन क्या रख देंगे, x की जगह पे 1 रख दोगे तो यहां पे dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इसको अपन ने m2 बोल दिया। अब अपन क्लियरली देख सकते हैं कि m1 2 है, m2 -1/2 है। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 m2 की वैल्यू -1 है, मतलब ये दोनों कर्व्स कैसे हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। सिंपल है, इजी। लेट्स मूव अहेड। द एंगल बिटवीन द कर्व्स y square is equal to 4x and x square plus y square is equal to 5 at 1,2 is, इस पॉइंट पे हमें एंगल बताना है दोनों कर्व्स के बीच में। तो फिर से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे अपन इस कर्व पे एट द पॉइंट 1,2, dy बाई डी एक्स यहां पे निकाल देंगे, है ना। dy बाई डी एक्स क्या देता है, वो हमें टेंजेंट्स की स्लोप दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि अगर दो कर्व्स है उसके बीच का ये एंगल कितना है, हमें ये एंगल अगर बताना हो कि एंगल कितना है, तो बेसिकली यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी इस कर्व पे, इधर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वही इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल है। और टेंजेंट की स्लोप कैसे पता चलता है, dy बाई डी एक्स ही तो बताता है, dy बाई डी एक्स टेल्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन किया तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2, तो y की जगह पे जब 2 रखोगे, यहाँ पे y की जगह पे 2 रखोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, है ना। इसको हमने m1 बोल दिया कि इसके ऊपर जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे 1 है। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस कर्व को भी डिफरेंशिएट कर दिया ताकि यहां से भी अपन लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल पाए। x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2 + 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1/2 डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने m2 बोल दिया, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू 1 आ रही है, m2 की वैल्यू -1/2 आ रही है, तो 1 माइनस -1/2 अपॉन 1 प्लस, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू -1/2, राइट। तो इधर से अपने को समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में 3/2, डिनोमिनेटर में 1/2, राइट। न्यूमरेटर में 3/2 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 1/2 बन रहा है, तो यह हो जाएगा 3। tan थीटा की वैल्यू 3 आ गई तो थीटा आ गया tan इनवर्स 3, है ना, थीटा आ गया tan इनवर्स 3, विच इज ऑप्शन ए, राइट बच्चा लोग, सिंपल है। लेट्स मूव अहेड। The angle between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x is, इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है जब x 0 से π/2 के बीच में हो। तो सबसे पहले 0 से π/2 के बीच में sin x एंड cos x कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। पिछले इक्वेशन तक हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रदान कर रखा था, इस बार दे नहीं रखा, पर अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों कर्व्स कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, 0 से π/2 के बीच में π/4 पे, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज π/4 1/√2, ये हमारे सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, राइट बच्चा लोग। x इज इक्वल टू π/4 पे sin x एंड cos x दोनों की वैल्यू 1/√2 रहती है, सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
अब dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं इस पॉइंट पे। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ x, ठीक है। x की जगह पे क्या पाई बाई 4 रखोगे, x की जगह पाई बाई 4 रखा तो ये कितना बन जाएगा 1/√2 बन जाएगा, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज 1/√2। तो इसी को हमने m1 बोल दिया, राइट। वैसे ही यहां पे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे cos x पे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन एक्स, एंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो ये -1/√2 बन रहा है, करेक्ट बच्चा लोग। तो इसी को अपन m2 बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज m2। तो m1 पता है, m2 पता है, tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2, tan थीटा मॉड्यूलस ऑफ 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2 दैट विल बी प्लस 1/√2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1/√2 इंटू -1/√2, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया देखो कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो 1/√2 में से -1/√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो 1/√2 प्लस 1/√2 बन जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है 2/√2, 2/√2 विच इज √2 ओनली, है ना। तो tan थीटा न्यूमरेटर में अपने पास √2 बन रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये 1 माइनस 1/2 बन रहा है ना, 1 माइनस 1/2 मतलब डिनोमिनेटर में 1/2। तो tan थीटा की वैल्यू 2√2 आ जाएगा और एंगल आ गया अपने सामने tan इनवर्स 2√2। दिस इज आवर एंगल। क्लियर है, देखो सिंपल है। हाँ जी, चेक कर लो एक बार। Okay guys, let's move ahead. Find acute angle of intersection between the curve y is equal to modulus of x square minus 1 and y is equal to modulus of x square minus 3. तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है कि वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना दे, आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करना पड़ेगा कि देखो कब मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, सॉल्विंग मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब जब दो मॉड्यूलस को इक्वेट किया जाए तो कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए सिंपल सी बातें हैं बच्चा लोग कि अगर मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी लिखा हो तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए बराबर बी हो जाए या ए बराबर माइनस बी हो जाए, है ना। मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी, तो या तो ए और बी इक्वल हो या फिर ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव हो, तब भी उन दोनों के मॉड्यूलस इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी देखो दो बातें होती है, दो बातें हैं कि या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो, ठीक है। या तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो या एक दूसरे के नेगेटिव हो। तो दोनों को जब एक दूसरे के इक्वल किया तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, है ना। यहां से तो देखो -1 इज इक्वल टू -3 बन रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो इधर से तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, इधर से क्या आ रहा है कि 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है बच्चा लोग, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गई, तो x मिल गया अपने को प्लस माइनस √2, ओके। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x की वैल्यू √2 रखोगे प्लस √2 या माइनस √2, तो y इज इक्वल टू x की जगह √2 रखा तो √2 का स्क्वायर विच इज 2, 2 माइनस 1, y की वैल्यू 1 ही आ रही है। यहां पे भी देखो x की जगह √2 रखोगे तो √2 का स्क्वायर इज 2, 2 माइनस 3 इज -1, -1 का मॉड्यूलस अगेन +1, तो y की वैल्यू तो 1 ही मिल रही है बच्चों। तो पॉइंट है √2, 1, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर √2, 1 एंड -√2, 1, ये हमारे सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आएंगे, ठीक है। हमें एंगल निकालना है ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाले। वही इसके ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर अपन इसका ग्राफ बनाए, वैसे जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने की, बट फिर भी एक बार मैं
आपको इसका ग्राफ बना के बता देता हूं। किसका ग्राफ ऐसे दिख रहा होगा बच्चा लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसको 1 यूनिट से नीचे खींच दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनेगा। फिर उसका मॉड्यूलस लेना है, तो मतलब नेगेटिव वाले पोर्शन को पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट कर देना है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चा लोग, ठीक है, जो कि -1 एंड 1 पे कट कर रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ हो गया। और वैसे ही अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बनाना है तो सिमिलर सा इसका ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, बस वो -√3 एंड +√3 पे कट कर रहा होगा। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, जो कि +√3 एंड -√3 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, राइट। ये रहे इन दोनों के ग्राफ। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस वन। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन द कर्व्स पूछा गया है कि इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल क्या है इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो बेसिकली मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूं इस ग्रीन वाले पे एंड dy बाई डी एक्स इस पे निकाल लूं और दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे, बस वही काम है, ठीक है। जो एंगल x बराबर √2 पे मिल रहा है वही एंगल x बराबर -√2 पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। वी कैन से कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होने वाला है यहां पे वही एंगल यहां पे भी होगा। सिमेट्री के लिए, सिमेट्री से अपन ये चीज बोल सकते हैं इजीली, राइट। चलिए, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स बच्चा लोग। तो पॉइंट मिल गया x बराबर √2 एंड x बराबर -√2। dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ओके। कर्व्स क्या थे, यहां पे कर्व्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं ग्राफ हटा रहा हूं बस, है ना। तो कर्व्स आर, कौन कौन से कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एंड y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। देखो √2 पे, देखो √2 पे ये वाला कर्व किस तरीके से ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। x बराबर √2 पे ये कर्व होगा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एंड y इज इक्वल टू ये वाला जो कर्व होगा ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा 3 - x स्क्वायर, x बराबर √2 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू √2 पे, यहां पे मॉड्यूलस के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा। यहां पे मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 कर्व है एंड y इज इक्वल टू 3 - x स्क्वायर, दीज आर दी कर्व। यहां पे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एंड एट x इज इक्वल टू √2, ठीक है, dy बाई डी एक्स at x is equal to √2 is going to be 2√2 here, ठीक है। x की जगह √2 रखा तो वो 2√2 बन जाएगा। वैसे ही यहां पे dy बाई डी एक्स निकालोगे बच्चा लोग तो दैट इज इक्वल टू -2x एंड एट x इज इक्वल टू √2 dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू √2 विल बी इक्वल टू -2√2। तो बेसिकली आप चाहे dy बाई डी एक्स √2 पे निकालो या -√2 पे निकालो, बात बराबर है। मैं √2 पे कैलकुलेट कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू √2 पे dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है दोनों कर्व्स के लिए और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या आ रहा है। तो m1 की वैल्यू है ना, इसकी स्लोप √2 पे 2√2 आ रही है, इसकी स्लोप -2√2 आ रही है एट x इज इक्वल टू √2। नाउ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज गोइंग टू बी tan थीटा मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2, है ना, तो 2√2 माइनस ऑफ -2√2 विच इज 2√2 प्लस 2√2 मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, 1 प्लस 2√2 इंटू -2√2। ये आ जाएगा हमारे बीच में, हमारे सामने एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 2√2 प्लस 2√2 न्यूमरेटर में मिल रहा है 4√2, ठीक है। न्यूमरेटर में tan थीटा इज इक्वल टू 4√2 अपॉन डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 माइनस 8 बन रहा है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 माइनस 8 है डिनोमिनेटर में और इसका मॉड्यूलस है, तो ये बन रहा है 4√2 बाई 7, 4√2 बाई 7। tan थीटा इज इक्वल टू 4√2 बाई 7, सो एंगल थीटा इज गोइंग टू बी
tan इनवर्स ऑफ 4√2/7। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का, राइट। आसान है ना, सिंपल है बातें। तो ऐसे निकाला, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x बराबर √2, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, मैंने बस उसमें से किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकाल लिया है, उस पे dy/dx कैलकुलेट किया दोनों कर्व्स के लिए और फॉर्मूला लगा दिया, राइट। तो लेट्स मूव अहेड नाउ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो देखो टेंजेंट की जो लेंथ रहती है ना, जैसे ये कर्व लिया हमने, देखो दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे सामने कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके बच्चा लोग, हाँ जी, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, इसके ऊपर ये रही टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, टेंजेंट के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता है। टेंजेंट की स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, स्लोप इसकी इजीली निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx, राइट। dy/dx अपन लोग निकाल सकते हैं x1 y1 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है dy/dx। dy/dx पता है तो बेसिकली इस ट्राइंगल में tan थीटा पता है ना, dy/dx ही तो tan थीटा होता है। स्लोप को ही तो अपन tan थीटा लिखते हैं, राइट। स्लोप ऑफ ए लाइन इज बेसिकली tan ऑफ द एंगल, है ना, तो tan थीटा हमें बेसिकली पता है। तो यहां पे अगर हमें tan थीटा पता है, इस ट्राइंगल में देखना जरा, ये जो लाइन है ना, बेसिकली दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 और इसकी लेंथ y1 हो जाएगी। एंड मोर स्पेसिफिकली इसकी लेंथ अपन मॉड्यूलस ऑफ y1 लिखेंगे, क्योंकि क्या पता इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, क्या पता भाई साहब इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, तो इसलिए मॉड्यूलस ले लिया। मॉड्यूलस का मतलब बेसिकली जैसे देखो ये पॉइंट है ना x1 y1, y कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये पॉइंट कितना ऊपर है एक्स एक्सिस से या कितना नीचे है, वही उसका y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये पॉइंट 3 यूनिट ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट +3 हो जाएगा। अगर यही पॉइंट 3 यूनिट नीचे है एक्स एक्सिस से तो इसका y कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ y1 दैट इज द दिस लेंथ pg, इस पॉइंट को p बोला जाए, इसको g बोला जाए, तो pg इज मॉड्यूलस ऑफ y1। तो हमें पॉइंट दिया होगा तो हमें बेसिकली pg पता होगा। अगर हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, बेसिकली अपने को pt निकालना है कि pt की वैल्यू क्या आएगी। तो अब सिंपल सा ट्राइंगल वाली बातें हो गई कि अगर हमें tan थीटा पता है तो sin थीटा भी पता है बच्चा लोग, ठीक है। और यहां पे इस ट्राइंगल में sin थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है मॉड्यूलस ऑफ y1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ही pt है, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है मॉड्यूलस ऑफ y1 एंड हाइपोटेनियस ही क्या है, pt है बच्चा लोग। तो यहां से pt की वैल्यू आ गई, pt यही अपने पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है, ठीक है, कि पॉइंट P से जब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगी, सपोज T पॉइंट पे कट कर रही है, देन दिस लेंथ PT इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो PT की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग, मॉड्यूलस ऑफ y1 कॉसेक थीटा मिल रहा है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ y1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, तो मॉड्यूलस ऑफ y1 इंटू कॉसेक थीटा। हमें tan थीटा पता है, tan थीटा को ही अपन m बोल रहे हैं, इसी को अपन dy/dx बोलते हैं। तो क्या कॉसेक थीटा को मैं tan थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, हाँ जी। कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा का एक रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ठीक है, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये कॉसेक थीटा को लिख दिया। अब कॉट थीटा ही 1 अपॉन tan थीटा होता है ना, तो इसी को ही अपन लोग 1 अपॉन m लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली दिस विल बी 1/m²। तो मॉड्यूलस ऑफ y1 है ना, मॉड्यूलस ऑफ y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/m², दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसी को ही अपन pt लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो या तो आप ये एज अ फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो,
ठीक है, डायरेक्टली या तो फॉर्मूला ध्यान में रहे कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है मॉड्यूलस ऑफ y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, या तो ये चीज है, अदरवाइज अपन लोग डिराइव भी कर सकते हैं, हाथों हाथ सवाल के अंदर ये सारी चीजें हम लोग इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इसी तरीके से लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज बेसिकली पी एन। देखो ये हो गया नॉर्मल, है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नॉर्मल, तो पी एन इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, यही नॉर्मल की लेंथ है बच्चा लोग। ठीक है, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर से वही सेम कहानी कि अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इफेक्टिवली है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। सही बात है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, इस ट्राइंगल में देखो पी जी एन ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल थीटा दिख रहा है हमें। ओके, तो यहां से हमें पी एन निकालना है, बेस पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, बेस पता है अपने को, तो इस ट्राइंगल से हम लोग फिर से वही सेम बात बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी जी एन, इस ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज मॉड्यूलस ऑफ y1 अपॉन हाइपोटेनियस इज पी एन। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ y1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, pn की वैल्यू हो जाएगी, pn निकालना चाह रहे हैं अपन, तो pn इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा को हम लोग टेन थीटा के टर्म्स में इजीली लिख सकते हैं, तो यही अपने पास pn आ गया, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, इसी तरीके से सब टेंजेंट हो जाएगा बच्चा लोग, ये टीजी, दिस इज द सब टेंजेंट। ठीक है, इसी मतलब जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन है ना, टेंजेंट के प्रोजेक्शन को ही अपन सब टेंजेंट बोलते हैं। इसी तरीके से जो नॉर्मल का प्रोजेक्शन होगा, इसी को ही अपन लोग सब नॉर्मल बोलेंगे, दिस इज सब नॉर्मल बच्चा लोग। ठीक है, जीएन, तो देख सकते हैं जीएन इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, टीजी इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अभी क्लियर, सिंपल है। तो इसी तरीके से हम लोग टीजी एंड जीएन के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि टीजी इज गोइंग टू बी मॉड्यूलस ऑफ y1 बाई एम एंड सब नॉर्मल दैट इज गोइंग टू बी मॉड्यूलस ऑफ y1 इंटू एम। तो ये आखिरी के दो रिजल्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से डिराइव करें। पहले दो रिजल्ट मैंने आपको डिराइव करके बता दिए हैं बहुत इजीली इस ट्राइंगल से, वैसे ही आप आखिरी के दो रिजल्ट खुद से एक बार जरूर ट्राई करें। अब चलिए चलते हैं सवालों पे। सवालों के अंदर मैं, ठीक है, find the length of tangent for the curve at x is equal to 0, x is equal to 0 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें बतानी है। तो या तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, ठीक है, अदरवाइज हम लोग बेसिक से फिर से जा सकते हैं। एक तरीके से आपको फॉर्मूले के डेरिवेशन की ही एक झलक यहां पे दिखाई देगी, झलक आपको देखने को मिलेगी डेरिवेशन की ही, कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है ना, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 है। पॉइंट है बेसिकली 0, -1 है ना, पॉइंट है बेसिकली 0, -1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, है ना, 0, -1। एक रैंडम मैंने यहां पे कर्व बना लिया है, बेसिकली ये पॉइंट बिलो दी एक्स एक्सिस होने वाला है। चलो बिलो दी एक्स एक्सिस रख देते हैं इस पॉइंट को, दिस इज दी एक्स एक्सिस, द पॉइंट इज 0, -1। ओके, यहां से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ 1 यूनिट होने वाली है। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, टेंजेंट की लेंथ, तो इसके ऊपर टेंजेंट बनाई तो इस टेंजेंट की अपने को लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, तो इस एंगल को थीटा बोला जाए तो हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं, विच इज dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, डिफ्रेंशिएट किया इस कर्व को तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एट x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी 4 यूनिट। इसी को ही अपन लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट है। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर फिर से देखो, ये पता है परपेंडिकुलर, हमें हाइपोटेनियस निकालना है ना, हाइपोटेनियस निकालना है। लेट्स से दिस लेंथ इज l, तो यहां से साइन थीटा का अपन लोग रेशियो लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन l। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है, हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है, l।
ओके, तो यहां से एल की वैल्यू हो गई जो हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू 4 है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या निकाल सकते हो इजीली, है ना, क्योंकि कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर टेन थीटा 4 है तो कॉट थीटा 1/4 होगा, है ना, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 17/16 विच इज अंडर रूट 17/4। ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। तो बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए आप इस टाइप के सवाल बहुत इजीली टैकल कर सकते हो और बहुत जल्दी भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला आपको, बस एक पिक्चराइजेशन करना है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एक चीज पता होगी, टेन थीटा पता होगी, इसके बाद में आप इस ट्राइंगल में कोई भी चीज निकाल सकते हो। जैसे अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछी जाती, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी अपन निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछा जाता तो यहां पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करके, ठीक है, एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करते और इसी तरीके से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी अपन निकाल सकते थे, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता और इसी ट्राइंगल से हम लोग लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन लोग इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द ट्राइंगल। प्रूव दैट फॉर द कर्व y इज इक्वल टू b इंटू e की पावर x by a द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। सो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एज अ होमवर्क बच्चा लोग, एक बार आप अच्छे से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, इजी है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ आप लिखो, सब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर डिराइव करके करो, डायरेक्टली करो, जैसी भी आपकी मर्जी। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल इजीली गेट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स गेट टू द मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अब। हाँ जी, तो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले आती है रोल्स थ्योरम, बहुत ही लॉजिकल सी थ्योरम है ना, वेरी वेरी लॉजिकल। तो रोल्स थ्योरम बोलती है कि if y is equal to fx is a function such that it is continuous in an interval from a to b, एक कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाना है। ठीक है, कंटिन्यूस है मतलब कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल है तो मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, क्योंकि कहीं पे शार्प कॉर्नर आ गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब कि स्मूथ है ग्राफ, है ना, स्मूथ है ग्राफ, बिल्कुल ऐसे स्मूथ ग्राफ है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि वैल्यू एट ए एंड वैल्यू एट बी आर सेम बचा लो, कि फंक्शन की जो वैल्यू ए पे मिल रही है वही वैल्यू फंक्शन की बी पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम हाइट के पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम हाइट के पॉइंट्स है। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, मतलब एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश सी जीरो हुआ होगा। ठीक है, ऐसा समझो यार कि जैसे, है ना, किसी किसी का शेयर प्राइस है, ठीक है, शेयर मार्केट में किसी का शेयर प्राइस है, मैं बोलता हूं कि भाई डे वन पे इस शेयर का प्राइस है 5 रुपए। ठीक है, डे वन पे इसका 5 रुपए है और कुछ दिनों बाद में वापस से इसका प्राइस 5 रुपए पे ही आ चुका है बचा लो। ठीक है, डे वन पे जो प्राइस है वही डे इस पे है और इसके बीच का जो ग्राफ है, इसके बीच का जो इसका प्राइस ग्राफ है वो कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे ब्रेक हो रहा है और डिफरेंशिएबल बनाना है। ठीक है, समझना बात को कि डे वन पे प्राइस इसका 5 रुपए है और कुछ दिन बाद में डे 10 पे भी इसका प्राइस वापस से 5 रुपए आ चुका है। ठीक है, इस शेयर का प्राइस, है ना बचा लो। तो मैं कह रहा हूं कि बीच में इसका जो भी ग्राफ होगा बीच में जरूर मुड़ा होगा, मानते हो ये बात, कि तभी तो ऐसा हो रहा होगा कि इसका ग्राफ जो है वो बीच में पक्का मुड़ा होगा, मतलब एक जगह पे तो, एटलीस्ट एक जगह पे तो एफ डैश एक्स जीरो आ रहा होगा, है ना, एटलीस्ट एक जगह पे तो हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखने को मिलेगी, एटलीस्ट एक जगह पे। हो सकता है एक से ज्यादा जगह पे मुड़ा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा जगह पे मुड़ा हो। ठीक है, तो बट यहां पे देखो 3 जगह पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है ना, 3 जगह पे यहां पे एफ डैश एक्स जीरो देखने को मिल रहा है। मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि एटलीस्ट एक जगह पे तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा होगा बिटवीन डे 1 टू डे 10।
तो ये बातें हैं, बहुत लॉजिकल सी थ्योरम है, बहुत ज्यादा लॉजिकल, कि अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम है, दो पॉइंट सेम हाइट पे है और ग्राफ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो कहीं ना कहीं ग्राफ मुड़ा होगा, कहीं ना कहीं उसने टर्न लिया होगा। और अगर जहां पे टर्न ले रहा है ग्राफ, वहां पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बट कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे भी हो सकता है ना, फिर तो देखो शार्प कॉर्नर भी तो आ सकता है, ऐसा भी तो हो जाएगा अगर मैं डिफरेंशिएबल नहीं बोला तो। और शार्प कॉर्नर है तो यहां पे तो एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है ना बच्चा लोग। तो वो बात है कि ग्राफ कंडीशन यहां पे ये है कि भाई ग्राफ जो है वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, तभी अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई दिस, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2। तो x बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, एट x बराबर जीरो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है, देखो देख पा रहे हैं, x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो मिल रहा है। एफ ऑफ टू की वैल्यू देखोगे तो एफ ऑफ टू एक्स की जगह पे टू रखोगे तो ये बनेगा टू क्यूब, मतलब 8 माइनस 3 टाइम्स टू स्क्वायर विच इज 4 प्लस 2 टाइम्स 2 विच इज अगेन 4, है ना। तो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 जीरो आ रहा है, एफ ऑफ टू की वैल्यू भी जीरो आ रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, जीरो पे जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू टू पे मिल रही है ना। मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में, जीरो से टू के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट तो रहा होगा जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा, ठीक है। जीरो पे जो वैल्यू मिल रही है वही टू पे भी वैल्यू मिल रही है, मतलब एटलीस्ट एक जगह पे तो एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा। चलिए चेक करें क्या हो रहा है कहीं पे एफ डैश एक्स जीरो, जीरो से टू के बीच में, चलिए देखते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे निकाली बच्चा लोग, एफ डैश एक्स आ रहा है 3x² माइनस 6x प्लस 2। अब मैं देख रहा हूं कि एफ डैश एक्स कहां जीरो हो रहा है, एक्स की किस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 36 माइनस 4ac, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 2a, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो है वो हमारे सामने एफ डैश एक्स आया है, तो एफ डैश एक्स कहां पे जीरो है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है वो अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब जीरो से इक्वेट किया तो धराचारी फॉर्मूला लगाया और इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं बच्चा लोग। तो वो मिलेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 विच इज अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, विच इज 6, है ना। रूट ऑफ 12 को अपन लोग लिख सकते हैं 2√3, 2√3, है ना। तो ये बन रहा है 1 प्लस √3, 2√3/6, 1 प्लस 2√3/6 एंड 1 माइनस 2√3/6, ठीक है। ये अपने पास में पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना। 2/6 को कैंसिल आउट करके 1/3 बनेगा, मतलब 1 प्लस 1/√3 and 1 minus 1/√3, these are the 2 points where f dash x is 0। दो जगह पे f dash x 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन किया, 3x² माइनस 6x प्लस 2, उसको इक्वेट किया जीरो से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, 36 माइनस 4 3 12, 12 2 24, ठीक है, विच इज अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 12 इज 2√3, राइट, ठीक है। तो यहां पे देखो जीरो से टू के बीच में दो जगह पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, और हमने यही बोला था कि यार एटलीस्ट एक जगह पे तो जीरो होगा ही होगा। यहाँ पे एक से ज्यादा जगह आ गई जीरो से टू के इंटरवल में, है ना। 1 प्लस 1/√3 ये भी टू से छोटा ही नंबर है, 1 माइनस 1/√3 ये भी देखो जीरो से टू के बीच का ही नंबर है। तो दो जगह पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है देखो, एक और, है ना, दो जगह पे एफ डैश एक्स अपने को जीरो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चा लोग। एक तो 1 प्लस 1/√3 एंड दूसरा 1 माइनस 1/√3, राइट। दो जगह पे चलेगा क्या, देखो x बराबर जीरो पे 0, 3x² माइनस 6x प्लस 2, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² 36 माइनस 4ac, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बन रहा है डिवाइडेड बाई 2a,
डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो दो जगह पे यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो 1 माइनस 1/√3 पे, और दूसरा हमें दिख रहा है 1 प्लस 1/√3 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एफ डैश एक्स दो जगह पे जीरो आ रहा है, और अगर दो जगह पे भी जीरो हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि एटलीस्ट एक जगह पे तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा होगा, है ना। ए से बी के बीच में एटलीस्ट एक जगह पे तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा होगा, यहाँ पे दो जगह पे जीरो हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। देखो दो जगह पे जीरो हो गया, है ना, एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे जीरो हो रहा है। क्लियर है बच्चा लोग। तो बेसिकली अगर दो पॉइंट पे सेम वैल्यू है, जैसे कि देखो इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, तो इधर से इधर तक ग्राफ एटलीस्ट एक जगह पे तो मुड़ रहा होगा, और यहां पे ये दो जगह पे मुड़ रहा है 0 से 2 के बीच में। तो यस, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड ऑन दिस फंक्शन, राइट। नाउ देखो, इफ 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then prove that ax square plus bx plus c is equal to 0 has at least one root in 0 to 1। तो ये बहुत ही मजेदार सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रहती है, समझते हैं बातों को। ठीक है बच्चा लोग, अप्रोच ये है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो 0 से 1 के बीच में एटलीस्ट एक जगह पे तो जीरो हो रही होगी, है ना। इस क्वाड्रेटिक का एटलीस्ट एक रूट तो आ रहा होगा बिटवीन 0 to 1, मतलब यही हमारा एफ डैश एक्स। क्योंकि रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, रोल्स थ्योरम बोलती है कि अगर दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है तो एफ डैश एक्स एक जगह पे तो जीरो हो रहा होगा, है ना। एफ डैश एक्स एक जगह पे तो जीरो हो रहा होगा अगर दो जगह पे वैल्यूज क्या हो, सेम हो तो। ओके, तो देखो एक तो मैंने यहां पे कर्व लिया है, यहां पे जो एफ एक्स कर्व ले रहा हूं वो मैं इसके इंटीग्रेशन को ले रहा हूं, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, तो ax³/3 प्लस bx का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2 प्लस c का इंटीग्रेशन हो जाएगा cx। बच्चा लोग समझना इस बात को, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, मानते ही बात। अगर ये एफ एक्स है तो मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, क्या एफ डैश एक्स यही होगा ax² प्लस bx प्लस c। हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन ही तो ax² प्लस bx प्लस c है, इसका डिफरेंशिएशन ही तो ax² प्लस bx प्लस c है। अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि एफ एक्स की वैल्यू दो जगह पे सेम आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई अपना जो एफ डैश एक्स होगा वो एटलीस्ट एक जगह पे जीरो होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट। तो देखो 0 से 1 में एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही आ रही है बच्चा लोग, ठीक है। एक्स की जगह 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल रही है, और अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो एक्स की जगह पे 1 रखा तो ये बनेगा a/3 प्लस b/2 प्लस c, जो कि आप एलसीएम लेके लिखोगे तो यही बनने वाला है 2a प्लस 3b प्लस 6c होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो दैट इज f of 1 and it is given that 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, so this thing is equal to 0। तो देखो f of 1 की वैल्यू 0 है, f of 1 की वैल्यू 0 आ गई, f of 0 की वैल्यू भी 0 है, तो मतलब 0 से 1 के बीच में, है ना, इट इंप्लाइज, क्योंकि देखो क्योंकि f of 0 is equal to f of 1, it implies that f dash x is equal to 0 for at least 1x belonging to 0 to 1, है ना। मतलब f dash x जो कि क्या है ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² प्लस bx प्लस c 0 होगा एटलीस्ट एक जगह पे तो बिटवीन 0 to 1। तो वही चीज हमें प्रूव करनी थी कि प्रूव दैट दिस हैज एटलीस्ट वन रूट, मतलब एक जगह पे तो ये इक्वल टू 0 हो ही रहा है 0 से 1 में, तो यस, हैंस प्रूव्ड। सिंपल, लेट्स मूव अहेड। In the statement of Rolle's theorem, if f of a is equal to f of b is equal to 0, then we can say that if function satisfies condition of Rolle's theorem, then between any two roots of fx there lies at least one root of f dash x, ठीक है। तो बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ एक्स एटलीस्ट एक रूट तो एफ डैश एक्स का मिल ही रहा होगा। देखो ये दो रूट्स हो गए, ए एंड बी क्या हो गया, फंक्शन के दो रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब जहां पे फंक्शन 0 हो जा रहा हो, तो देखो x बराबर a पे फंक्शन 0 हो गया, मतलब a, 0 एंड b, 0 यहां से पास करना ही है,
तो कर्व ऐसा बनेगा तो एटलीस्ट एक बार तो, कम से कम एक बार तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा होगा बिटवीन ए टू बी। तो वही बात ये बोल रहा है कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही मजेदार। इफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए बराबर 0, एफ ऑफ बी बराबर 2, एफ ऑफ सी बराबर -1, एफ ऑफ डी बराबर 2, एफ ऑफ ई बराबर 0। ठीक है, जहां पे ए बी सी डी ई है ना, हायरार्की दे रखी है यहां पे। ठीक है, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जी एक्स। जी एक्स क्या, हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताना है जी एक्स के, कि जी एक्स के मिनिमम कितने रूट्स होंगे। तो अच्छा, जी एक्स को एक बार पहले पहचानो, जी एक्स किस टाइप का फंक्शन है बच्चा लोग। पहला स्टेप तो ये है कि जी एक्स को पहचानना कि जी एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। जी एक्स डिफरेंशिएशन है एफ डैश इंटू एफ का, एफ डैश इंटू एफ का डिफरेंशिएशन है जी एक्स। देखो बच्चा लोग, एफ डैश इंटू एफ का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले आपने सपोज एफ डैश का डिफरेंशिएशन किया तो एफ डबल डैश मिलेगा, एफ डबल डैश इंटू एफ बैठेगा, प्लस फिर इस एफ का डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश इंटू एफ डैश विच इज एफ डैश का स्क्वायर बनेगा, है ना। तो जी एक्स क्या है, जी एक्स है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, है ना, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ही जी एक्स है। ठीक है, जी एक्स इज द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये पहला स्टेप तो है ऑब्जर्वेशन स्टेप, कि सबसे पहले आपने ये चीज ऑब्जर्व करी। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई ये एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव बैठा है। ओके, चलिए अब एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स के बारे में बात करते हैं। फंक्शन एफ एक्स के बारे में कुछ बातें बता रखी है कि ए पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो मैं फंक्शन एफ एक्स का एक रैंडम सा ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, एक रैंडम ग्राफ यहां पे बना लेते हैं। एक्स बराबर ए पे वैल्यू 0 है, ठीक है, फिर B पे कुछ वैल्यू दे रखी है, C पे कुछ वैल्यू दे रखी है, D पे कुछ वैल्यू दे रखी है, E पे कुछ वैल्यू दे रखी है ना। क्या क्या वैल्यूज दे रखी है देखो जरा। A पे तो वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। B पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू है ना, B पे कुछ वैल्यू 2 है, तो B पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत बढ़िया। C पे कैसी वैल्यू है, f ऑफ C इज इक्वल टू -1। C पे कुछ नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, तो चलो इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, C पे कुछ नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। अच्छा, D पे वैल्यू क्या दे रखी है, D पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है अगेन, तो D पे पॉजिटिव वैल्यू, इसको ऐसे मैच कर दिया। ठीक है, और E पे क्या दे रखा है, E पे वापस से 0 दे रखा है ना। तो मुझे ये बताओ कि fx कितनी जगह पे 0 हो रहा है, fx कितनी जगह पे 0 हो रहा है, fx 0 हो रहा है 4 जगह पे, है ना। fx इज इक्वल टू 0 एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 जगह पे तो फंक्शन fx 0 हो ही रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 रूट्स दिख रहा है ना। फंक्शन fx जो है वो 4 जगह पे, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है, राइट, दिस इज आवर x एक्सिस। फंक्शन fx 4 जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है, सो बेसिकली आवर फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 हैज, है ना, fx इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 4, है ना, 4 रूट्स। ओके, और f डैश एक्स कहां पे 0 हुआ, f डैश एक्स कम से कम देखो यहां पे f डैश एक्स 0 होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे 0 हो रहा है, यहां पे 0 हो रहा है, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 3 रूट्स, राइट। fx is equal to 0 has at least 4 root, f dash x is equal to 0 has at least 3 roots। तो इनके प्रोडक्ट के कितने रूट्स होंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, इसका मतलब हो गया कि भाई f dash x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इनके प्रोडक्ट कितनी जगह पे 0 हो रहा है, fx 4 जगह पे 0 हो रहा है, f dash x 3 जगह पे 0 हो रहा है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो 7 जगह पे 0 हो रहा है ना। सो f dash x इज इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 7 रूट्स। इसके कम से कम 7 तो रूट्स होने वाले हैं, f डैश एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के एटलीस्ट 7 रूट्स हैं। तो अगर इसके 7 रूट्स है तो इसके डेरिवेटिव के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे,
है ना। ये तो पूछा है कि भाई gx फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ gx, कि gx के मिनिमम रूट्स कितने होने वाले हैं। तो अगर इसके 7 रूट है तो इसके डेरिवेटिव के मिनिमम 6 रूट्स होंगे, ठीक है। इनके 7 रूट है तो इनके डेरिवेटिव के, इट इंप्लाइज दैट दिस हैज मिनिमम 6 रूट्स। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चा लोग, सिंपल है। तो मैंने बस एनालाइज किया कि यार एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स को एनालाइज किया, रैंडम इनका मतलब जनरल एक ग्राफ बनाया जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे, उस इन्फॉर्मेशन से आया कि एफ एक्स 4 जगह पे 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स 3 जगह पे 0 हो रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट 7 जगह पे 0 हो रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स अगर 7 जगह पे 0 हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 6 जगह पे 0 होगा ही कम से कम, राइट। लेट्स मूव अहेड नाउ। LMVT के बारे में अब अपन लोग समझते हैं। तो इफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। फिर से वही दो बात है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंगिंग टू A टू B सच दैट f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A, ठीक है। देखो बच्चा लोग, f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A क्या हो गया, ये इस लाइन की स्लोप हो गई, है ना। ये वाला पॉइंट हो गया a कॉमा एफ ऑफ ए, कॉमा एफ ऑफ ए, ये वाला पॉइंट हो गया b कॉमा एफ ऑफ बी। तो इस लाइन की स्लोप आप देखोगे ना, बेसिकली एक तरीके से सीकेंट हो गई है ना, ये इस कर्व के लिए सीकेंट हो चुकी है। तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। समझना, रटने वाला कुछ भी नहीं है, पूरी बात समझने वाली है। तो एफ डैश सी मतलब एक पॉइंट तो जरूर ऐसा होगा जहां पे टेंजेंट की स्लोप भी यही होने वाली है। देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस सीकेंट। एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा जहां पे ये जो टेंजेंट हो और टेंजेंट की स्लोप क्या हो गई, एफ डैश सी। सी इज एनी जनरल पॉइंट बिटवीन ए टू बी। तो एफ डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल जरूर होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी रैंडम कर्व मैंने बनाया, है ना, ये एंड पॉइंट्स हो गए a कॉमा एफ ऑफ ए, बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक सीकेंट बनाता हूं तो एटलीस्ट एक जगह तो जरूर यहां पे दिखाई दे ही रही है अपने को जहां पे टेंजेंट भी इसके पैरेलल होने वाली है, जहां पे एफ डैश सी इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एंड दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस सीकेंट, और इस सीकेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। So this is our LMVT theorem, which is again applicable when the function is continuous and the function is differentiable. So let's apply this in questions. ठीक है, the value of C in LMVT for the function fx is equal to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 where x belonging to 0 to 1. ठीक है, तो ये 2020 में पूछा गया एक प्यारा सा सवाल, सिंपल सा सवाल। चलिए सवाल को डील करते हैं, है ना बच्चा लोग। देखो x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 0 रखी तो फंक्शन की वैल्यू 11 मिल रही है, सही बात, 0,11, एक तो पॉइंट ये हो गया। और जब x को 1 रखोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, राइट। तो 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 1 20, 20 माइनस 4 16, ठीक है। तो 1,16 दूसरा पॉइंट हो गया 1,16, है ना। तो फंक्शन 0 से 1 के बीच में ऐसा कुछ फंक्शन अपन ने रैंडम सा ग्राफ बना दिया। तो एलएमवीटी क्या बोलती है कि इन एंड पॉइंट्स को जोड़ने पे जो टेंजेंट बन रही है बच्चा लोग, जो सीकेंट बन रही है इन एंड पॉइंट्स को जोड़ने पे, इसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। मतलब 16 माइनस 11 अपॉन 1 माइनस 0, 16 माइनस 11 हो गया कितना, 5 अपॉन 1। तो स्लोप इस सीकेंट की 5 आ रही है और एलएमवीटी बोलती है कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे भी एफ डैश सी इज इक्वल टू 5, है ना, जहां पे स्लोप सेम रहेगी, 5 आने वाली है। कहीं ना कहीं तो टेंजेंट ऐसी रहेगी जो कि इस सीकेंट के पैरेलल हो। तो हमें वही पॉइंट निकालना है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये सी बताओ जहां पे एफ डैश सी 5 हो जाए। तो निकाल लेते हैं, चलो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली जाए। तो एफ डैश एक्स आ रहा है 3x²
माइनस 8x प्लस 8, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, माइनस 4x का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 8x प्लस 8, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को किसके इक्वेट कर दिया, है ना, तो बेसिकली एफ डैश सी हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8, इसको अपन 5 के इक्वेट कर देते हैं और इधर से मेरे को वो c की वैल्यू चाहिए, जहां पे एफ डैश एक्स बेसिकली एफ डैश सी 5 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 बराबर 0, c की वैल्यू होगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 64 माइनस 4ac, तो 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो मतलब ये मिल रहा है 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, ये 4 40 50 60 28 बन जाएगा, है ना, अंडर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 28 हो गया 2 रूट 7, है ना, 2 रूट 7 हो गया, 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन गया 4 प्लस माइनस रूट 7, है ना, 4 प्लस माइनस रूट 7 ये अपने पास मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 2a, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यहाँ पे 3 भी तो बनेगा, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3, ये हमारे पास c की वैल्यू आ रही है, 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3, जिसके अंदर से 4 माइनस रूट 7 बाई 3 इसी इंटरवल में है ना, 4 माइनस रूट 7 बाई 3 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो दैट इज आवर आंसर। 4 प्लस रूट 7 बाई 3 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं है, ये आगे की वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना, 4 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 3, तो 4 माइनस रूट 7 बाई 3 इज इन दिस इंटरवल। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश सी इज इक्वल टू 5। तो देख लो कितनी लॉजिकल है, कुछ रटने वाली बात नहीं है ना, सिंपल आपको एक डायग्राम बनाना है, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो सीकेंट की स्लोप आ रही है वही स्लोप बीच में कहीं ना कहीं टेंजेंट की होने वाली है किसी पॉइंट पे, ठीक है। यूजिंग एलएमवीटी प्रूव दैट b minus a upon b is less than ln of b by a is less than b minus a upon a। तो ये सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क प्रदान कर रहा हूं, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर, ठीक है। फॉर ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन f(x) if f of 1 बराबर 3 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of 5 if f dash x is greater than or equal to 2। फिर से देखो, आप एक ग्राफ बना लो, ठीक है, एक रैंडम सा आपने ग्राफ बना लिया, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, 1,3, क्लियर। मुझे चाहिए कि 5 पे वैल्यू क्या आ रही है ना, जब x की वैल्यू 5 रख रहे हो तो f of 5 की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मुझे ये मांगता है, ठीक है। तो फिर से एलएमवीटी हमने अप्लाई कर दिया कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट है उसकी जो स्लोप रहेगी वो स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज f of 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1, राइट, f of 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1, ओके। ये अपने पास सीकेंट की स्लोप आ गई। बीच में आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉप करोगे, ठीक है, किसी पॉइंट सी पे एफ डैश सी, वो इसके इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो एफ डैश सी ऐसा होने वाला है, कहीं ना कहीं पे बीच में जो टेंजेंट की स्लोप रहेगी वो इसी सीकेंट की स्लोप के इक्वल होने वाली है, ये बात बोल रहा है। और क्या बोल रखा है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये जो एफ डैश सी की वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है बच्चा लोग। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा एफ ऑफ 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो यही पूछा गया है कि एफ ऑफ 5 की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, सिंपल, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2020 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल ऑन एलएमवीटी। यहां पे 2 बार अपन लोग एलएमवीटी अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। लेट द फंक्शन f फ्रॉम -7 to 0 टू ऑल रियल नंबर बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इफ f ऑफ -7 पे वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा लोग, -3 दे रखी है, ठीक है,
एफ ऑफ -7 पे वैल्यू -3 दे रखी है, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -7 to 0, देन है ना हमें एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 कौन से इंटरवल में मिल रहा है, हमें यह बताना है कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। ठीक है, वी हैव टू टेल दैट। ओके बच्चा लोग, तो बेसिकली मुझे एफ ऑफ -1 की वैल्यू पे भी कमेंट करना है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू पे भी कमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं चलो एफ ऑफ -1 की वैल्यू पे कमेंट करता हूं। तो अब मैं LMVT अप्लाई कर रहा हूं, है ना, अप्लाइंग LMVT इन x बिलोंगिंग टू -7 to -1, इसके बीच में मैं LMVT अप्लाई करता हूं। ठीक है, चलिए फिर से एक पिक्चर बना लो, एक फोटो बना लो, ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि सबसे पहले बात दे रखी है कि -7 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -3 है ना। -1 पे क्या वैल्यू है, वो है f ऑफ -1। इसी वैल्यू के बारे में मुझे जानना है ना। -1 पे जो वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ -1। इसी वैल्यू के बारे में अपने को कमेंट करने का है बच्चा लोग। तो फिर से जैसा कि LMVT बोलती है कि f डैश एक्स कहीं ना कहीं पे इस सीकेंट की स्लोप के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ द सीकेंट इज f ऑफ -1 माइनस ऑफ -3 अपॉन -1 माइनस ऑफ -7, है ना। इस सीकेंट की स्लोप कितनी आ जाएगी, देखो y2 माइनस y1, f ऑफ -1 माइनस ऑफ -3 विच इज f ऑफ -1 प्लस 3 -1 अपॉन माइनस ऑफ -7, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज बेसिकली f डैश x एट सम पॉइंट, है ना। वही f डैश x है, वही टेंजेंट की स्लोप है किसी पॉइंट पे, है ना। और f डैश x कैसा बोल रखा है, लेस देन और इक्वल टू 2 बोल रखा है। ठीक है, मतलब ये वाली जो चीज है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है बच्चा लोग। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। 6 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 2 ज़ा 12, तो f ऑफ -1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 12 मिल रहा है, राइट। 3 को उस साइड भेजा तो f ऑफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये चीज हमें मिली LMVT जब अप्लाई करी इस इंटरवल में। ठीक है, अब देखो, अब LMVT अप्लाई कर दो, अप्लाइंग LMVT इन -7 to 0, क्योंकि अब मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू के बारे में भी पता करना है कि किस तरीके की इसकी वैल्यू होने वाली है। तो फिर से एक नॉर्मल सी पिक्चर बना दो, एक डायग्राम बना दो हल्का सा, ताकि आपको याद करने वाला कुछ पोर्शन रहे ही ना, है ना। -7 पे वैल्यू जो आ रही है वो -3 आ रही है। ओके, 0 पे वैल्यू मान लिया f ऑफ 0 मिल रही है ना। 0 पे वैल्यू f ऑफ 0 मिल रही है। तो फिर से वही बात बचा लो कि ये जो स्लोप है इस लाइन की वो हो जाएगी y2 माइनस y1 f ऑफ 0 माइनस ऑफ -3 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस ऑफ -7। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज द स्लोप एंड दैट इज विल बी इक्वल टू f डैश x। दिस इज इक्वल टू f डैश x एट सम पॉइंट एंड वी नो दैट f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो 7 को उस साइड मल्टीप्लाई किया तो f ऑफ 0 प्लस 3 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 14 आ रही है ना। तो f ऑफ 0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 11 मिल रहा है। तो f ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 11, f ऑफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू 19। इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो इसका जो समीशन होगा वो लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 11 प्लस 9, है ना। 11 प्लस 9 विच इज 20। तो इन दोनों का समीशन लेस देन और इक्वल टू 20 होने वाला है, मतलब ऑप्शन बी विल बी आर राइट आंसर, कि -∞ से 20। तो यहां पे LMVT अप्लाई करी है, एक तो -7 से -1 के इंटरवल में, फिर -7 से 0 के इंटरवल में। क्योंकि -7 पे तो अपने को वैल्यू पता है, मुझे बेसिकली चेक करना था कि f ऑफ 0 पे क्या वैल्यू होने वाली है, अकॉर्डिंगली गिवन दैट f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और मुझे वही पता करना था कि -1 पे ऑलमोस्ट क्या वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो f ऑफ -1 आ गया अपने पास कि लेस देन और इक्वल टू 9, f ऑफ 0 आ गया लेस देन और इक्वल टू 11। क्वेश्चन खत्म है, सिंपल है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट LMVT गाइस, है ना। रटने वाला कुछ भी नहीं है,
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल का ही सवाल है, तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू, है ना, फॉर ए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो दिया था प्रूव दैट वाला, वो क्वेश्चन मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूं अगली क्लास के अंदर। ओके, बाकी बस इतनी ही हमने आज की क्लास में बातें करी हैं। आज की क्लास में लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, उसके बारे में सीखा है, और रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बारे में सीखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये सीख के जाना है आज की क्लास से कि बच्चा लोग, ये जो समय है, कई बार मेरे सामने बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा इतना पोर्शन हुआ है, उसका इतना पोर्शन हुआ है। तो अभी इस मोमेंट पे अपने आप को प्लीज कृपया करके किसी से भी कंपेयर ना करें। ये मैटर नहीं करता है कि आपका कितना पोर्शन हो चुका है या आप कितना नॉलेज रख रहे हो, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। नॉलेज हल्का फुल्का 19-20 चलेगा यार, सबका नॉलेज इक्वल लेवल पे नहीं होगा। जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, किसी को कोई चीज अच्छे से आती होगी, किसी को कोई और चीज अच्छे से आती होगी, ठीक है। जो सब लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, सबका नॉलेज एक ही लेवल पे नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या उसका सिलेक्शन नहीं होगा आपका हो जाएगा, है ना। सिलेक्शन आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको जो है अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करनी है ना। बेसिकली मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो जितने भी बच्चे सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, सभी अच्छे हैं यार, सभी बहुत बढ़िया है, सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बस हमें मेक श्योर ये करना है कि इस जर्नी के अंदर ना, इस टाइम पे हमें अपना मतलब समझो मोटिवेशन लूज नहीं करना है, हमें नेगेटिविटी नहीं आने देनी है अपने अंदर, ये डाउट नहीं आने देना है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब हमारे जो बैट्समैन इन क्रिकेट, है ना, क्रिकेट खेलने जाते हैं इंडिया के लिए, तो वो ये नहीं सोचते कि यार मेरे ज्यादा रन बना पाऊंगा उससे कि नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। वो ये नहीं सोचता ना, विराट कोहली ये नहीं सोचता कि मेरे रन उससे ज्यादा बनेंगे कि उससे कम बनेंगे या फिर क्या होगा, वो अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी अपना ना अभी बेस्ट देना है और कुछ नहीं सोचना है, अपना बेस्ट दो, अपना मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखो, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आप सीखते हो इस जर्नी से, वो आप माइंडसेट सीखते हो। एक विनर का माइंडसेट आपको डेवलप करना है, ठीक है। एक विनर बनने के लिए, एक आईआईटीएन बनने के लिए आपको एक विनर का माइंडसेट डेवलप करना है, और अगर आपने वो कर लिया ना, माइंडसेट डेवलप, उसके बाद में भले ही आपका किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो, मैटर नहीं करता, आप लाइफ में जीतोगे ही जीतोगे, हमेशा जीतोगे। तो विनर का माइंडसेट क्या है? विनर का माइंडसेट ये है कि यार वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, वो पॉजिटिव रहता है, खुद पे भरोसा रखता है और अपनी मेहनत ईमानदारी से करता चला जाता है, बस इतनी सी बात है। खुद पे डाउट नहीं करना है कि मेरा क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, है ना। आपकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, ठीक है, आप खुद भी नहीं कर सकते बच्चा लोग, आप खुद भी अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप बस इतना सा कर सकते हो कि आप एक विनर एटीट्यूड, एक विनर का माइंडसेट लेके चलो कि हाँ मेरा होगा ही होगा यार, मेहनत कर रहा हूँ, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, बढ़िया ही होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ तैयारी करते रहें और मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankad signing off. Tada, bye bye, have a great day.